इस कहानी में कुछ नाम बदले गए हैं, आप उन्हें नजरअंदाज करते हुए कहानी का मजा ले। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 31 पलायन। अनुवादक एकाकी वृक्ष लोनली ट्री। जल्द ही एवन एक और मेज पर आया। ये बायरन ताश थे, जो उसके पिछले जीवन में पोकर ताश के समान थे, लेकिन ताश की संख्या और उन्हें खेलने के तरीके दोनों में एक बड़ा अंतर था। हालांकि वे अभी भी ताश थे और सार में ज्यादा अंतर नहीं था। पहले की तरह उसके आने पर उसे तुरंत जुए की मेज के केंद्र में भेजा गया। ये पहले के एक पर एक खेलों से अलग था। ये खेल एक समूह खेल था। साहब, मुझे आपको नियम बताने दें। हमेशा की तरह एवन ने सीधे वेटर का अभिवादन किया। उसका मतलब था कि तुम अपनी मौत तक खेलो। इस प्रक्रिया के दौरान एकांत ने पहले की तरह ही रुचि के साथ जुए की मेज को देखा। तुम जल्द ही रो रहे होगे, एवन ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से सोचा। खेल जल्द ही शुरू हो गया। पहले दांव में एकांत ने एक चांदी का सिक्का जीता। एवन ने वेटर को एक भ्रमित नजर डाली, लेकिन वेटर ने उसे बताया कि वह सिर्फ भाग्यशाली था। दूसरे दांव में एकांत ने 10 चांदी के सिक्के खो दिए। एवन ने राहत की आह भरी और उसे देखा जैसे कि वह पहले ही 1 घंटे बाद उसे रोते हुए देख सकता था। हालांकि जब तीसरा दांव शुरू हुआ तो स्थिति बदल गई। तीसरे दांव में एकांत ने 1 सोने का सिक्का जीता। चौथे दांव में एकांत ने 50 चांदी के सिक्के जीते। पांचवें दांव में एकांत ने 10 चांदी के सिक्के जीते। 10 मिनट बीत गए और एकांत एक भी दांव नहीं हारा, जैसे कि अभी की हार सिर्फ एक दुर्घटना थी। ये कैसे संभव है? एवन पहले ही पसीना बहा रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने वेटर को देखा, जो भी एक भूत को देखने जैसा लग रहा था। वे विशेष तरीकों का उपयोग करके जान सकते थे कि ताश क्या थे। हालांकि उनके सामने वाला आदमी न केवल ताश को जानता था, बल्कि ऐसा लगता था कि वही ये भी गणना कर सकता था कि हर कोई क्या खेलने वाला था और कदम दर कदम जीतता था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? क्या कोई वास्तव में इतने कम समय में इन सब की गणना कर सकता है? क्या वह अभी भी इंसान था? जुआघर में सबसे अच्छा जुआ मास्टर भी ऐसा नहीं कर सकता था। वेटर ने एक गहरी सांस ली और फिर से ताश खोले। इस बार दांव बड़ा था और एकांत ने डीलर से 2 सोने के सिक्के जीते। मैं फिर से जीत गया, हाँ। एकांत जोर से हंसा। जैसे जैसे एकांत ने अधिक से अधिक जीता, कुछ अन्य लोगों ने भी उसके साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने भी कुछ पैसे जीते और खुश दिख रहे थे। इस समय वेटर अपने ताश दिखाने से थोड़ा डर रहा था। मुझे अपने ताश दिखाओ, एकांत ने देखा और कोशिश करते हुए कहा। ठीक है। अटेंडेंट ने फिर से अपना ताश खेला। एकांत ने 50 चांदी के सिक्के और जीते। मुझे अपने ताश दिखाओ, एकांत ने हमेशा की तरह कहा। वेटर पहले से ही अपने पैरों पर थोड़ा अस्थिर था। उसने एकांत को एक भूखे भेड़िए की तरह देखा जो अपने भयंकर मुंह को खोल रहा था, एक बड़ा काट लेने वाला था। हम खत्म हो गए। एवन का माथा पहले ही पसीने से भीग गया था। केवल 10 मिनट में एकांत ने पहले ही 1 दर्जन से अधिक सोने के सिक्के जीत लिए थे। यह उसकी कल्पना से पूरी तरह से परे था। इसने उसके पिछले विचारों को भी पूरी तरह से उलट दिया। यह एक मोटी भेड़ कैसे थी? ये स्पष्ट रूप से एक भयानक विशाल भेड़िया था। उद्धरण: वह जानता था कि वह इस तरह से जारी नहीं रख सकता। उसने अपना सिर उठाया और अटेंडेंट को जारी रखने का इशारा किया। फिर एली से कहा, साहब, आप पहले खेल सकते हैं। मैं शौचालय जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। इस समय एकांत अच्छी तरह से मजे कर रहा था क्योंकि उसने लापरवाही से उसे हटा दिया। एवन तुरंत भीड़ से बाहर चला गया, लेकिन वह शौचालय नहीं गया, बल्कि जुआघर के पीछे चला गया। दूसरी तरफ एकांत हमेशा की तरह जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आंखों के कोने में एक हल्की मुस्कान थी। मैं जानता हूं कि सभी ताश कहाँ हैं और यहां तक कि तुम्हारी अगली चाल क्या होगी। क्या तुम मुझे हरा सकते हो? उद्धरण: एवन ने एक दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ,
एक कर्कश आवाज सुनाई दी। एवन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसके सामने एक बड़ा कमरा था जो धुएं से भरा हुआ था। एक आदमी जिसके चेहरे पर एक निशान था, एक नग्न महिला को पकड़े हुए था और उसे ऊपर और नीचे छू रहा था। जब उसने एवन को देखा तो वह थोड़ा दुखी लग रहा था, लेकिन वह भी रुक गया। वह जानता था कि कुछ हुआ होगा या वह यहाँ नहीं आता। क्या हुआ? उस आदमी ने सोफे पर झुकते हुए पूछा। मालिक, यह ऐसा है। एवन ने जल्दी से उसे एकांत के साथ क्या हुआ उसके बारे में बताया। उसने कितना जीता? निशान वाले आदमी ने सीधे पूछा। ये पहले से ही 20 सोने के सिक्के हैं। एवन ने एक विशिष्ट संख्या दी। क्या? जब आदमी ने संख्या सुनी तो उसने महिला को एक तरफ धकेल दिया और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे इतनी उम्मीद नहीं थी। हालांकि जुआघर बहुत बड़ा था, ये संभव था कि उनका दैनिक लाभ केवल 1 दर्जन सोने के सिक्के था और उसमें अन्य खर्चे भी शामिल थे। दूसरे शब्दों में, अगर एकांत ने उसे ले लिया होता तो उन्होंने कई दिनों तक कुछ नहीं किया होता। और जो और भी भयानक था वह ये था कि एकांत अभी भी खेल रहा था। पहले उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। क्या वह अभी भी गाड़ी में नहीं है? तुम लोग उस गाड़ी पर कड़ी नजर रखो, निशान वाले आदमी ने कड़े शब्दों में कहा। उसने फिर 2 और लोगों को अंदर बुलाया और कहा, डेव और जोन्स, तुम लोग योद्धा हो। जब वह बाहर निकले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। जिन 2 लोगों को बुलाया गया था वे मजबूत और मांसल थे। उन दोनों ने सिर हिलाया। कुछ देर में वे आवारा होंगे जिन्होंने गलती से एकांत के पैसे चुरा लिए थे। तुम पहले वापस जाओ और उसे स्थिर करो, आदमी ने एवन से कहा। ठीक है, एवन ने सिर हिलाया। जब तक एवन मेज पर लौटा तब तक एकांत के सामने पहले से ही सोने और चांदी के सिक्कों का एक ढेर था। उसके चारों ओर की चर्चाओं को देखते हुए ये केवल कुछ ही मिनटों का था, लेकिन उसने 1 और दर्जन सोने के सिक्के जीत लिए थे। इस समय वेटर लगभग स्थिर रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसने एकांत को ऐसे देखा जैसे उसने शैतान को देखा हो। ये देखकर कि एवन वापस आ गया था उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसकी बाहें अभी भी कांप रही थीं। जैसा कि उम्मीद थी, एकांत फिर से जीत गया। इस समय लोगों का एक समूह पहले से ही एकांत के चारों ओर इकट्ठा हो गया था। वे एकांत को एक कट्टर नजर से देख रहे थे। उन्होंने हर बार एकांत के नेतृत्व का अनुसरण करके पहले ही काफी कमा लिया था, इसलिए इसका मतलब था कि जुआगर को एक भारी नुकसान हुआ। मैं शौचालय जा रहा हूं। इस बार एकांत ने हमेशा की तरह ताश को प्रकट करने के लिए नहीं कहा, बल्कि खड़ा हो गया। उसने कुछ सोने के सिक्के हटा दिए और एवन से पूछा, शौचालय कहाँ है? भ्रमित होकर एवन ने जुआगर की दिशा में इशारा किया और फिर एकांत जुआगर के शौचालय में गया। एवन को यकीन नहीं था कि उसे वास्तव में बाथरूम जाने की जरूरत थी या नहीं। हालांकि बाथरूम में खिड़कियां थीं, वे सभी लोहे की सलाखों से बंधी हुई थीं। साधारण लोगों के लिए खिड़की तोड़कर भागना असंभव था। यहां तक कि एक मध्यवर्ती योद्धा भी बिना किसी शोर के लोहे की छड़ को नहीं हटा सकता था। इसके अलावा एकांत के पास मेज पर अभी भी 7 या 8 सोने के सिक्के के चिप्स थे। तो एवन उसके पीछे चला गया और शौचालय के बाहर इंतजार करने लगा। 10 मिनट बीत गए, एकांत अभी भी बाहर नहीं आया। कुछ गलत है। एवन को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और शौचालय में घुस गया। हालांकि जब वे अंदर गए तो उन्होंने केवल ये देखा कि खिड़की, जो मूल रूप से लोहे की छड़ और लोहे की चादर से सील थी, उसमें एक बड़ा छेद था। लोहे की छड़ मुड़ी हुई थी। जहां तक एकांत की बात है, वह पहले ही बिना किसी निशान के गायब हो गया था। हम खत्म हो गए। एवन का शरीर ढीला पड़ गया और जमीन पर गिर गया। फिर उसने अपनी पीठ की ओर चिल्लाया, जल्दी पीछा करो। अध्याय 32 हाथ से गया। अनुवादक एकाकी वृक्ष लोनली ट्री। जल्दी करो, एवन की तीखी आवाज सुनाई दी। उसी समय डेविड और जोन्स, जो कुछ दूरी पर खड़े थे, एक पल के लिए दंग रह गए, इससे पहले कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। उनमें से एक दरवाजे की ओर भागा जबकि दूसरे ने शौचालय में छेद के माध्यम से बाहर निकलने की कोशिश की। हालांकि उसका शरीर बहुत मोटा था और वह बिल्कुल भी नहीं जा सका, तो उसने तुरंत खुद को बाहर निकाला और दरवाजे के बाद भागा। तुम उस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाऊंगा। डेविड ने जुआघर के एक तरफ इशारा किया और दूसरी तरफ भागा। जुआघर का शौचालय जुआघर के दाईं ओर स्थित था। उसके पीछे वह जगह थी जहां गाड़ियां खड़ी थीं। हर समय दोनों तरफ लोग थे, तो एकांत निश्चित रूप से इस सीमा के भीतर था। उन्हें केवल 2 समूहों में विभाजित होने की जरूरत थी और वे निश्चित रूप से उसे ढूंढ पाएंगे। यह अच्छी बात है कि मालिक ने अभी लोगों को तैनात किया था।
डेविड के सुनहरे बाल थे और उसने एक चमड़े का जैकेट पहना हुआ था जिसने उसके चट्टान जैसे मजबूत शरीर को उजागर किया। एक मध्यवर्ती योद्धा नाइट के रूप में वह जुआगर के मालिक के सबसे मजबूत सेनानियों में से एक था। वह बहुत तेज था और जल्दी से गली में घुस गया। यहाँ की गलियां बहुत अंधेरी थीं और उनमें से कई एक साथ जुड़ी हुई थीं। इस प्रकार उसने बहुत ध्यान से जांच की, एक भी कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। जोन्स भी वैसा ही था। एक निम्न स्तरीय योद्धा के रूप में उसकी दृष्टि रात में भी गली को स्पष्ट रूप से देखने के लिए काफी शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि एक मच्छर भी मेरी नजर से नहीं बच सकता। जोन्स हंसा। वे एक व्यापारी से ज्यादा नहीं डरते थे। एकांत ने शौचालय की लोहे की छड़ें पहले ही तोड़ दी थीं, तो वह निश्चित रूप से एक अच्छा व्यापारी नहीं था। हाँ, जोन्स का मानना था कि एकांत ने धातु की छड़ों को पहले से खोलने के लिए अंदर से मिलकर काम किया होगा, जिसने उसे भागने का मौका दिया। जहां तक लोहे की छड़ें ऐसी क्यों थीं, वह किसी भी कारण के बारे में नहीं सोच सका। एकांत, तुम कहाँ हो? उन दोनों ने बहुत ध्यान से देखा। इस प्रक्रिया में अन्य जुआघरों के लोग भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन 10 मिनट बाद डेविड पहले ही आधे से अधिक जगह की तलाशी ले चुका था और जोन्स ने भी दूसरे आधे की तलाशी पूरी कर ली थी। चौराहे पर डेविड और जोन्स एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। उन दोनों के पीछे 7 या 8 जुआघर के कर्मचारियों के चेहरे भी राख जैसे थे। वे उसे ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने जगह के हर कोने की तलाशी ले ली थी, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। हम खत्म हो गए। उनमें से एक तो जमीन पर भी गिर गया। एवन के शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी और वह हताश था। इस बिंदु पर वह कैसे नहीं समझ सकता था कि एकांत बिल्कुल भी कोई मोटी भेड़ नहीं था, बल्कि भेड़ के कपड़ों में एक भूखा भेड़िया था, और एक भूखा भेड़िया जिसकी उन पर नजर थी। जो और भी हताश करने वाला था वह ये था कि उसने उसे अंदर लाने की पहल की थी। एवन कल्पना नहीं कर सका कि आगे क्या होगा। ओह, ये सही है, एक गाड़ी भी है। एवन की आंखें अचानक चमक उठी जैसे कि उसने अभी कुछ सोचा हो। सही। डेविड और जोन्स को भी एक तरह की शिकायत महसूस हुई, जैसे कि उनके साथ खेला गया हो। हर कोई तुरंत उस जगह पर भागा जहां गाड़ी रखी गई थी। लेकिन जब वे पहुंचे और कोचवान को देखा तो कोचवान ने एक भ्रमित नजर के साथ पूछा, उस मेहमान ने मेरी गाड़ी किराए पर ली थी और मैं उसका कोचवान नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम उसका नाम जानते हो? डेविड ने ड्राइवर को पकड़ा और अपनी आंखें चौड़ी करके पूछा। साहब, खांसी खांसी। कोचवान को एक हाथ से उठाया गया और उसे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। डेविड, जाने दो। जोन्स इससे और नहीं सह सका। कोचवान कुछ कहना भी चाहता तो भी नहीं कह पाता। डेविड को भी एहसास हुआ कि वह थोड़ा अनुचित था। उसने कोचवान को जाने दिया और कोचवान जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड बाद वो डरकर खड़ा हो गया। मुझे याद है कि जब उसने घोड़ा किराए पर लिया था तो उसने हैरी पॉटर नाम दिया था। हैरी पॉटर। डेविड और जोन्स ने नाम को दोहराया, इसे याद करने की कोशिश कर रहे थे। चलो वापस चलकर मालिक को देखते हैं। चूंकि वे उसे ढूंढ नहीं पाए, वे केवल वापस जा सकते थे और अपने मालिक की सजा का इंतजार कर सकते थे। ... क्या तुम उसे नहीं पकड़ पाए? कमरे में मालिक का चेहरा गुस्से से भरा था। उसने गुस्से में मेज पर थप्पड़ मारा और कठोर मेज ने एक जोरदार आवाज की। मालिक, यह एक गिरोह का अपराध हो सकता है, जोन्स ने धीमी आवाज में कहा। ओह। मालिक ने अपना सिर उठाया। मालिक, देखो, किराए की गाड़ी का ड्राइवर, लोहे की छड़ें जो पहले से खुली हुई थीं, और वह आदमी जो इतनी जल्दी गायब हो गया। ये निश्चित रूप से एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। एक टीम होनी चाहिए, जोन्स ने विश्लेषण किया। वह डेविड जितना मजबूत नहीं था, लेकिन स्मार्ट होना उन कारणों में से एक था कि वह डेविड के समान स्तर पर क्यों था। यह संभव है। मालिक ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर लीं। 10 सेकंड बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली और कहा, इस बार जुआघर ने कितना खो दिया? उद्धरण चिन्ह। मुझे इसके बारे में पूछना होगा। जोन्स और अन्य लोग यहाँ पूरे समय थे, तो वे इसके बारे में नहीं जानते थे। उन्होंने जल्दी से बाहर प्रभारी व्यक्ति को बुलाया। मालिक, हमने कुल मिलाकर लगभग 80 सोने के सिक्के खो दिए। हैरी पॉटर नाम के उस आदमी ने इसका लगभग 1/3 हिस्सा लिया और कुल मिलाकर 35 सोने के सिक्के जीते। उसने 7 छोड़ दिए और 28 ले लिए। इतने सारे! मालिक की आंखें संख्या पर सदमे में चौड़ी हो गईं। उसने सोचा कि यह ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 होगा। इतने सारे कैसे हो सकते हैं? और बाकी 2/3 कहाँ गए? मालिक ने अपना सिर रगड़ा और थोड़ा दर्द महसूस किया। मालिक, वह आदमी हमेशा छोटे जुए के साथ शुरू करता है। अगर उसके पास अधिक है तो वह सब कुछ दांव पर लगा देगा।
यही कारण है कि उसके पास इतनी जुए की जीत है। बाकी उन जुआरियों से है जिन्होंने उसका अनुसरण किया और जीते। प्रभारी व्यक्ति अब और बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 80 सोने के सिक्के, उन्हें उस राशि को वापस कमाने में शायद कुछ महीने लगेंगे। मालिक, क्या हमें अपने मौजूदा ग्राहकों से पैसे वापस लेने चाहिए? डेविड ने पूछा। अगर तुम आज ऐसा करते हो तो हमारा जुआघर कल बंद हो जाएगा। मालिक के मुंह में मरोड़ आ गई क्योंकि उसने इस सुझाव को सुना। उन ग्राहकों में से अधिकांश की एक निश्चित स्थिति थी, तो वे ऐसा कैसे कर सकते थे? वे केवल चुप्पी में पीड़ित हो सकते थे। जांच करो। मैं चाहता हूं कि तुम इस हैरी पॉटर आदमी को ढूंढो। मुझे उसे पकड़ना होगा। मालिक खड़ा हो गया और अपनी आंखों में एक भयंकर नजर के साथ कहा। हाँ मालिक, जोन्स ने सिर हिलाया और तुरंत बाहर चला गया। वे इन चीजों को अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे। उन्हें एक पेशेवर को ढूंढना पड़ा। इसके अलावा आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। फिर मालिक ने दूसरों को आदेश दिया। ये बहुत शर्मनाक था। अगर बात बाहर फैल गई तो उसे डर था कि उसका जुआघर अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। तुम लोग जा सकते हो। सभी को निर्देश देने के बाद मालिक ने सभी को हटा दिया। एक आदमी एक कुर्सी पर बैठ गया, उसकी मजबूत आकृति सिकुड़ती हुई लग रही थी। हैरी पॉटर कमरे में मालिक की दांत पीसने वाली आवाज गूंज उठी। ... उसी समय उस जगह पर जहां डेविड और जोन्स पहले इकट्ठा हुए थे, अंधेरे कोने में चांदनी के नीचे एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया, अपनी टोपी लगाए और गली से बाहर चला गया। जादुई अंधेरा छिपाव, स्पेल डार्क कंसीलमेंट। कुछ लोगों से बचने के बाद वह आदमी चांद गली से चला गया। मैं इस अध्याय को भारतीय नामों और जगहों के साथ पॉकेट नॉवेल के अंदाज में सामान्य हिंदी में अनुवाद करूंगा। अध्याय 33, सोना खाने वाला शैतान, हैरी पॉटर। अनुवादक एकाकी वृक्ष, लोनली ट्री। यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान था। घर वापस आकर एकांत ने अपने काले कपड़े हैंगर पर लटका दिए, अपनी टोपी उतारी और फिर अपने लिए एक गिलास शराब डालने के लिए शराब कैबिनेट की ओर चला गया। इस बार का ऑपरेशन एकांत की कल्पना से कहीं ज्यादा सुचारू था। सबसे पहले यह एवन के सहयोग के कारण था कि वह बड़े ग्राहक के साथ बहुत सुचारू रूप से संपर्क कर पाया। दूसरा, जुआघर में सुरक्षा कड़ी नहीं थी जिसने उसे आसानी से जाने दिया। और अंत में अंधेरा छिपाव, डार्क कंसीलमेंट मंत्र की मदद से वह पाए जान ए से बच सका। अंधेरा छिपाव एक शून्य चक्र का मंत्र था जिसने जादूगरों मेजेस को अंधेरे की परछाइयों में छिपने की अनुमति दी। यह अंधेरे में सबसे प्रभावी था क्योंकि नग्न आंखों से किसी को देखना लगभग असंभव था। बेशक उसके पास वास्तव में एक और विकल्प था, जो डेविड और जोन्स को मारना और फिर निकल जाना था। लेकिन वह बहुत खूनी होगा और एकांत इतनी परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। वह जूनलीन शहर का एक कानून का पालन करने वाला नागरिक था। वह लड़ने और मारने जैसी चीजें कैसे कर सकता था? चलो अपनी कमाई का जायजा लेते हैं। एकांत ने अपना गिलास नीचे रखा और अपना पैसे का थैला निकाला। उसके पास कुल 29 सोने के सिक्के, एक वह जो लाया था, और 465 चांदी के सिक्के थे जो उसने अन्य जुआगरों से जीते थे, जिनमें से 400 जीते गए थे और बाकी वह लाया था। तो इस बार उसने कुल 32 सोने के सिक्के कमाए। कपड़ों, गिरवी और गाड़ी के किराए की कीमत घटाने के बाद कुल लाभ लगभग 31 सोने के सिक्के था। जहां तक कपड़ों के गिरवी की कटौती की बात है तो ये स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि वह कपड़े वापस नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती थी। मैं अमीर हूं। पहली बार एकांत ने उस भयानक गति को महसूस किया जिस पर ज्ञान पैसे में बदल गया था। एक रात में नहीं, लगभग आधे घंटे में उसने 31 सोने के सिक्के कमाए थे। ये वह पैसा था जो वह दशकों में कमाता। ये बस भयानक था। ये प्रयोग लंबे समय तक चलेगा। एकांत अच्छे मूड में खिड़की पर चला गया। पैसे की कमी हमेशा उसकी सबसे बड़ी समस्या रही थी, लेकिन इस बार यह उसे कुछ समय के लिए काफी होना चाहिए। नहीं, प्रयोग की खपत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। शायद ये पैसा काफी नहीं है। अचानक, जैसे कि पिछले प्रयोग को याद करते हुए, एकांत ने भौहें सिकुड़ी। वह नहीं जानता था कि प्रयोग कब तक चलेगा, लेकिन अगर यह इस तरह से चलता रहा तो उसे डर था कि 30 सोने के सिक्के लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होंगे। इसके अलावा उसे इस प्रयोग के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं थी। जब जादू टोना सॉर्सरी के शोध की बात आती थी तो पैसे खर्च होने की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। जैसे जैसे वह धीरे धीरे अधिक से अधिक अनुभवी होता गया, उसे एहसास हुआ कि यह कितना मुश्किल था। ज्ञान हमेशा एक जादूगर की नींव होगा, लेकिन कुछ ज्ञान पैसे के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता था। शायद जैसे उसने सोचा, एकांत ने खिड़की के बाहर देखा।
ये रात का समय था, लेकिन दो क्षेत्र अभी भी चमकीले रूप से प्रकाशित थे। एक लियोइंग गली था और दूसरा चांद गली। लेकिन इस समय उसकी नजर सड़क पर नहीं रुकी, बल्कि चांद गली पर। मौका जुआघर चांद गली में एकमात्र जुआघर नहीं था। चूंकि उसका प्रयास सफल था, तो एक दशक बाद इसे क्यों न दोहराया जाए। मौका जुआघर निश्चित रूप से आज जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। बाहरी दुनिया केवल ये जानेगी कि किसी ने आज मौका जुआघर में बहुत पैसा जीता। जुआघर के बारे में एकांत की समझ के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे इसके बारे में किसी को बताएंगे। इसलिए अगले 3 दिन, एक सप्ताह या यहाँ तक कि 1 महीना एक सुरक्षित अवधि होनी चाहिए। इसे सोचने के बाद एकांत की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। मुझे खेद है, जुआरियों के राजा हैरी पॉटर फिर से जुआघरों को परेशान करेंगे। ... अगले आधे महीने में चांद गली में हर जुआगर ने अपनी स्थापना के बाद से सबसे भयानक डकैती का अनुभव किया। हर जुआघर, बड़ा या छोटा, एक आदमी द्वारा दौरा किया गया था जिसका नाम हैरी पॉटर था। हर जुआघर इस व्यक्ति से नफरत करता था, खासकर जुआघरों के मालिक। क्योंकि हर बार जब उन्होंने ये नाम सुना तो इसका मतलब था कि उन्होंने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के खो दिए थे, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए। यहाँ तक कि अगर उन्होंने कुलीन योद्धाओं एलीट नाइट्स को भेजा तो ऐसा लगता था कि वे उसे पकड़ नहीं पाए। वह एक शैतान की तरह था। पहले इन मालिकों ने भी जुआघर में लोगों से इसे एक रहस्य रखने के लिए कहा था। हालांकि एक सभा के दौरान किसी ने अचानक इस नाम का उल्लेख किया। कई जुआघर मालिकों को भी इसके बारे में पता चला। बात करने के बाद उन्हें पता चला कि हर किसी को लूटा गया था। तब से अंडरवर्ल्ड में 7 या 8 बड़े जुआघरों के नेतृत्व में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हैरी पॉटर के सिर के लिए 500 सोने के सिक्के। यहाँ तक कि अगर किसी ने केवल जानकारी प्रदान की तो ये 10 सोने के सिक्कों के लायक था। एक पल के लिए जूनलिन शहर में अनगिनत आवारा और गिरोह पागल हो गए, लेकिन जब वह उसे ढूंढने के लिए तैयार थे तो उन्होंने पाया कि जुआगर को ये भी नहीं पता था कि वह कैसा दिखता था। कुछ जुआगर कर्मचारी थे जिन्होंने चित्र प्रदान किए, लेकिन उनमें से हर एक अलग था। इसके अलावा हैरी पॉटर ने स्पष्ट रूप से भेष बदला हुआ था और उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं था। पागलपन एक पूरे महीने तक चला, इससे पहले कि यह आखिरकार रुक गया। अगर ऐसे लोग थे जो उससे नफरत करते थे, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी होंगे जो उससे प्यार करते थे। ऊपर वाले उससे नफरत करते थे, जबकि जमीन पर रहने वाले लोग उसे प्यार करते थे। उसी समय एक वाक्य भी सुना गया, अगर तुम हैरी पॉटर से मिलते हो तो कृपया उस पर विश्वास करो क्योंकि वह एक भगवान है। जब तक वह हारना नहीं चाहता, वह हार नहीं सकता। अगर तुम हैरी पॉटर से मिलते हो तो जब तक तुम उस पर विश्वास करते हो, तुम निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाओगे। अगर तुम थोड़ा बहादुर हो तो तुम दौलत और आज़ादी भी हासिल कर सकते हो। समाज के निचले तबके के अधिकांश लोग इस बारे में शेखी बघारते थे। उनमें से कई ने दावा किया कि वे हैरी पॉटर से मिले थे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। उनकी प्रसिद्धि के साथ हैरी पॉटर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कुछ लोगों ने उसे शैतान का हाथ, राजाओं का राजा कहा, जबकि अन्य ने उसे जादुई हाथ, जुआघरों का दुश्मन कहा। लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध सोना खाने वाला शैतान था। एक पल में सोना खाने वाले शैतान हैरी पॉटर की प्रतिष्ठा तेजी से फैल गई। वह कई जुआरियों का आदर्श बन गया था। वे सभी आशा करते थे कि एक दिन वे हैरी पॉटर की तरह हो सकते हैं, जुआगर पर हावी हो सकते हैं और एक लापरवाह तरीके से निकल सकते हैं। ... सोना खाने वाला शैतान। एकांत अखबार को देखकर मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अखबार वास्तव में घटना को लिखेगा और उसे छापेगा। उसे आखिरी जुआघर छोड़ने के बाद से आधे महीने से अधिक हो गया था। विभिन्न जुआघरों के व्यवहार के लिए धन्यवाद, वह इतना बेईमान हो सकता था। केवल आधे महीने में उसने कई जुआघरों को साफ कर दिया और बड़ी संख्या में सोने के सिक्के ले लिए। उसके पास अब कुल 300 सोने के सिक्के थे। मैं केवल प्रयोगात्मक सामग्रियों के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता था, लेकिन अब मुझे डर है कि यह कई सालों के लिए काफी होगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक नई दुनिया की खोज की थी और एकांत भी भावनाओं से भरा हुआ था। उसने अखबार को नीचे रखा, अपने सामान्य काम के कपड़े पहने और काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। जुआघर की घटना सिर्फ एक छोटा सा व्यवधान था। यह सामान्य जीवन में लौटने का समय था। अपना चेहरा साफ करने के बाद एकांत ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वह पुस्तकालय की ओर चला। अध्याय 33, सोना खाने वाला शैतान, हैरी पॉटर। अनुवादक एकाकी वृक्ष, लोनली ट्री। यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा आसान था।
घर वापस आकर एकांत ने अपने काले कपड़े हैंगर पर लटका दिए, अपनी टोपी उतारी और फिर अपने लिए एक गिलास शराब डालने के लिए शराब कैबिनेट की ओर चला गया। इस बार का ऑपरेशन एकांत की कल्पना से कहीं ज्यादा सुचारू था। सबसे पहले यह एवन के सहयोग के कारण था कि वह बड़े ग्राहक के साथ बहुत सुचारू रूप से संपर्क कर पाया। दूसरा, जुआघर में सुरक्षा कड़ी नहीं थी जिसने उसे आसानी से जाने दिया। और अंत में अंधेरा छिपाव डार्क कंसीलमेंट मंत्र की मदद से वह पाए जान ए से बच सका। अंधेरा छिपाव एक शून्य चक्र का मंत्र था जिसने जादूगरों मेजेस को अंधेरे की परछाइयों में छिपने की अनुमति दी। यह अंधेरे में सबसे प्रभावी था क्योंकि नग्न आंखों से किसी को देखना लगभग असंभव था। बेशक उसके पास वास्तव में एक और विकल्प था, जो डेविड और जोन्स को मारना और फिर निकल जाना था। लेकिन वह बहुत खूनी होगा और एकांत इतनी परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। वह जूनलीन शहर का एक कानून का पालन करने वाला नागरिक था। वह लड़ने और मारने जैसी चीजें कैसे कर सकता था? चलो अपनी कमाई का जायजा लेते हैं। एकांत ने अपना गिलास नीचे रखा और अपना पैसे का थैला निकाला। उसके पास कुल 29 सोने के सिक्के, एक वह जो लाया था, और 465 चांदी के सिक्के थे जो उसने अन्य जुआघरों से जीते थे, जिनमें से 400 जीते गए थे और बाकी वह लाया था। तो इस बार उसने कुल 32 सोने के सिक्के कमाए। कपड़ों, गिरवी और गाड़ी के किराए की कीमत घटाने के बाद कुल लाभ लगभग 31 सोने के सिक्के था। जहां तक कपड़ों के गिरवी की कटौती की बात है तो ये स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि वह कपड़े वापस नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे अनावश्यक परेशानी हो सकती थी। मैं अमीर हूं। पहली बार एकांत ने उस भयानक गति को महसूस किया जिस पर ज्ञान पैसे में बदल गया था। एक रात में नहीं, लगभग आधे घंटे में उसने 31 सोने के सिक्के कमाए थे। ये वह पैसा था जो वह दशकों में कमाता। ये बस भयानक था। ये प्रयोग लंबे समय तक चलेगा। एकांत अच्छे मूड में खिड़की पर चला गया। पैसे की कमी हमेशा उसकी सबसे बड़ी समस्या रही थी, लेकिन इस बार यह उसे कुछ समय के लिए काफी होना चाहिए। नहीं, प्रयोग की खपत मेरी सोच से कहीं ज्यादा है। शायद ये पैसा काफी नहीं है। अचानक, जैसे कि पिछले प्रयोग को याद करते हुए, एकांत ने भौहें सिकुड़ी। वह नहीं जानता था कि प्रयोग कब तक चलेगा, लेकिन अगर यह इस तरह से चलता रहा तो उसे डर था कि 30 सोने के सिक्के लंबे समय तक पर्याप्त नहीं होंगे। इसके अलावा उसे इस प्रयोग के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं थी। जब जादू टोना सॉर्सरी के शोध की बात आती थी तो पैसे खर्च होने की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। जैसे जैसे वह धीरे धीरे अधिक से अधिक अनुभवी होता गया, उसे एहसास हुआ कि यह कितना मुश्किल था। ज्ञान हमेशा एक जादूगर की नींव होगा, लेकिन कुछ ज्ञान पैसे के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता था। शायद जैसे उसने सोचा, एकांत ने खिड़की के बाहर देखा। ये रात का समय था, लेकिन दो क्षेत्र अभी भी चमकीले रूप से प्रकाशित थे। एक लियोइन गली था और दूसरा चांद गली। लेकिन इस समय उसकी नजर सड़क पर नहीं रुकी, बल्कि चांद गली पर। मौका जुआघर चांद गली में एकमात्र जुआघर नहीं था। चूंकि उसका प्रयास सफल था, तो एक दशक बाद इसे क्यों न दोहराया जाए। मौका जुआघर निश्चित रूप से आज जो हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। बाहरी दुनिया केवल ये जानेगी कि किसी ने आज मौका जुआघर में बहुत पैसा जीता। जुआघर के बारे में एकांत की समझ के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वे इसके बारे में किसी को बताएंगे। इसलिए अगले 3 दिन, एक सप्ताह या यहां तक कि एक महीना एक सुरक्षित अवधि होनी चाहिए। इसे सोचने के बाद एकांत की आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। मुझे खेद है, जुआरियों के राजा हैरी पॉटर फिर से जुआघरों को परेशान करेंगे। ... अगले आधे महीने में चांद गली में हर जुआघर ने अपनी स्थापना के बाद से सबसे भयानक डकैती का अनुभव किया। हर जुआघर, बड़ा या छोटा, एक आदमी द्वारा दौरा किया गया था जिसका नाम हैरी पॉटर था। हर जुआघर इस व्यक्ति से नफरत करता था, खासकर जुआघरों के मालिक। क्योंकि हर बार जब उन्होंने ये नाम सुना तो इसका मतलब था कि उन्होंने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के खो दिए थे, लेकिन वे उसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए। यहां तक कि अगर उन्होंने कुलीन योद्धाओं एलीट नाइट्स को भेजा तो ऐसा लगता था कि वे उसे पकड़ नहीं पाए। वह एक शैतान की तरह था। पहले इन मालिकों ने भी जुआघर में लोगों से इसे एक रहस्य रखने के लिए कहा था। हालांकि एक सभा के दौरान किसी ने अचानक इस नाम का उल्लेख किया। कई जुआघर मालिकों को भी इसके बारे में पता चला। बात करने के बाद उन्हें पता चला कि हर किसी को लूटा गया था। तब से अंडरवर्ल्ड में 7 या 8 बड़े जुआघरों के नेतृत्व में एक गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। हैरी पॉटर के सिर के लिए 500 सोने के सिक्के। यहां तक कि अगर किसी ने केवल जानकारी प्रदान की तो ये 10 सोने के सिक्कों के लायक था।
एक पल के लिए जुनलिन शहर में अनगिनत आवारा और गिरोह पागल हो गए, लेकिन जब वह उसे ढूंढने के लिए तैयार थे तो उन्होंने पाया कि जुआगर को ये भी नहीं पता था कि वह कैसा दिखता था। कुछ जुआगर कर्मचारी थे जिन्होंने चित्र प्रदान किए, लेकिन उनमें से हर एक अलग था। इसके अलावा हैरी पॉटर ने स्पष्ट रूप से भेष बदला हुआ था और उसे ढूंढने का कोई तरीका नहीं था। पागलपन एक पूरे महीने तक चला, इससे पहले कि यह आखिरकार रुक गया। अगर ऐसे लोग थे जो उससे नफरत करते थे, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग भी होंगे जो उसे प्यार करते थे। ऊपर वाले उससे नफरत करते थे, जबकि जमीन पर रहने वाले लोग उसे प्यार करते थे। उसी समय एक वाक्य भी सुना गया, अगर तुम हैरी पॉटर से मिलते हो तो कृपया उस पर विश्वास करो, क्योंकि वह एक भगवान है। जब तक वह हारना नहीं चाहता, वह हार नहीं सकता। अगर तुम हैरी पॉटर से मिलते हो तो जब तक तुम उस पर विश्वास करते हो, तुम निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाओगे। अगर तुम थोड़ा बहादुर हो तो तुम दौलत और आज़ादी भी हासिल कर सकते हो। समाज के निचले तबके के अधिकांश लोग इस बारे में शेखी बघारते थे। उनमें से कई ने दावा किया कि वे हैरी पॉटर से मिले थे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। उनकी प्रसिद्धि के साथ हैरी पॉटर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। कुछ लोगों ने उसे शैतान का हाथ, राजाओं का राजा कहा, जबकि अन्य ने उसे जादुई हाथ, जुआघरों का दुश्मन कहा। लेकिन उनमें से सबसे प्रसिद्ध सोना खाने वाला शैतान था। एक पल में सोना खाने वाले शैतान हैरी पॉटर की प्रतिष्ठा तेजी से फैल गई। वह कई जुआरियों का आदर्श बन गया था। वे सभी आशा करते थे कि एक दिन वे हैरी पॉटर की तरह हो सकते हैं, जुआगर पर हावी हो सकते हैं और एक लापरवाह तरीके से निकल सकते हैं। ... सोना खाने वाला शैतान एकांत अखबार को देखकर मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अखबार वास्तव में घटना को लिखेगा और उसे छापेगा। उसे आखिरी जुआघर छोड़ने के बाद से आधे महीने से अधिक हो गया था। विभिन्न जुआघरों के व्यवहार के लिए धन्यवाद, वह इतना बेईमान हो सकता था। केवल आधे महीने में उसने कई जुआघरों को साफ कर दिया और बड़ी संख्या में सोने के सिक्के ले लिए। उसके पास अब कुल 300 सोने के सिक्के थे। मैं केवल प्रयोगात्मक सामग्रियों के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता था, लेकिन अब मुझे डर है कि यह कई सालों के लिए काफी होगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक नई दुनिया की खोज की थी और एकांत भी भावनाओं से भरा हुआ था। उसने अखबार को नीचे रखा, अपने सामान्य काम के कपड़े पहने और काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। जुआघर की घटना सिर्फ एक छोटा सा व्यवधान था। ये सामान्य जीवन में लौटने का समय था। अपना चेहरा साफ करने के बाद एकांत ने दरवाजा खोला और बाहर चला गया। वह पुस्तकालय की ओर चला। भीड़ में मिला हुआ वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति की तरह था। अध्याय 34 पहला चरण पूरा हुआ। अनुवादक एकाकी वृक्ष लोनली ट्री। एकांत। जल्द ही एकांत पुस्तकालय पहुंच गया। संयोग से हरमन भी अभी अभी पहुंचा था। हालांकि वह अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सका। उसे कुछ शानदार मिला होगा। वे दोनों दूसरी मंजिल पर चले गए। एकांत ने पूछा नहीं, क्योंकि वह जानता था कि हरमन उसे बताने से खुद को रोक नहीं पाएगा। निश्चित रूप से कुछ सेकंड बाद हरमन, जो उसके बगल में था, ने देखा कि उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने खुद ही उसके पास जाकर कहा, एकांत, मैं आज बहुत खुश हूं। ओह! एकांत ने सिर हिलाया और चलता रहा। ये देखकर कि एकांत अभी भी उसे अनदेखा कर रहा था, हरमन को अचानक थोड़ा असहज महसूस हुआ, जैसे कि उसे कब्ज हो गई हो। हालांकि कुछ सेकंड बाद वह खुद को आगे झुकने से रोक नहीं पाया और कहा, एकांत, क्या तुम्हें अभी भी याद है जब मैंने कहा था कि मुझे धोखा दिया गया था? उद्धरण चिन्ह। मुझे याद है। क्यों? क्या तुमने फिर से जुआ खेला? क्या तुम्हें डर नहीं है कि गुरुदेव तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे? एकांत मुड़ा और हरमन को भ्रमित होकर देखा। इस बच्चे की बुद्धिमत्ता के साथ वह कुछ भी कर सकता था। ये कैसे संभव है? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मुझे किसी और ने वहां खींचकर ले जाया था? हरमन ने तुरंत मना कर दिया। फिर उसने एकांत के कान में फुसफुसाया, वह व्यक्ति मर गया है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एकांत हैरान था। हाँ, मुझे लगता है कि उसे जुआघर के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। हालांकि वह वास्तव में दयनीय है, मैं वास्तव में खुश हूं। हरमन ने आह भरी और कहा, उसने मेरे पैसे ठगे लेकिन अपनी जान खो दी। मैंने इस बार कुछ नहीं खोया। उद्धरण चिन्ह। खुद को दिलासा देने का क्या अजीब तरीका है। उसका नाम एवन था। जब वे चल रहे थे, हरमन ने अचानक कहा, एवन। इस परिचित नाम को सुनकर एकांत चौंक गया। क्या ये वही युवक नहीं था जिसने उसे दूसरे दिन धोखा देने के लिए प्रेरित किया था? ओह, सही है, और वह जुआघर, ऐसा लगता है कि यह हाल ही में अच्छा नहीं चल रहा है। ये कुछ दिन पहले बंद हो गया।
मौका जुआघर बंद हो गया। एकांत ने स्वीकार किया कि उसने वहां कुछ पैसे कमाए थे और वह उसके बाद कुछ बार वहां गया था। उसने बस एक छोटा लाभ कमाया, लेकिन ये तुरंत बंद हो गया। उसने इन जुआघरों की दबाव झेलने की क्षमता को ओवरएस्टिमेटेड किया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था। शायद अन्य जुआघर इसे अपने कब्जे में लेना चाहते थे। मौका जुआघर वैसे भी बहुत बड़ा जुआघर नहीं था और इसे केवल एक मध्यम आकार का जुआघर माना जा सकता था। मैंने सुना है कि यह एक बाहरी व्यक्ति द्वारा किया गया था। यह अफसोस की बात है कि वह यहाँ नहीं है, अन्यथा मैं मौके पर ही उसके आगे सिर झुकाता। हरमन चकित था और मुस्कुराते हुए कहा। एकांत मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जल्द ही उन दोनों ने विद्वान कौशल से मिलने के बाद काम शुरू कर दिया। ... जुआघर में मामला खत्म होने के बाद एकांत का जीवन भी सामान्य हो गया। वह घर और पुस्तकालय के बीच आगे पीछे करता था, कभी कभी कुछ प्रयोग करने के लिए शहर के बाहर की घाटी में बेस पर जाता था। इस अवधि के दौरान सरदार गिमोरी की तरफ से कोई खबर नहीं थी, तो एकांत स्वतंत्र था। पर्याप्त धन के साथ एकांत ने प्रयोगों के लिए रोहन से बड़ी संख्या में सामग्री भी खरीदी। बेशक रोहन के संदेह से बचने के लिए उसने रोहन की याददाश्त को भी जादू से धुंधला कर दिया ताकि यह लीक न हो। आखिरकार विश्वास था, लेकिन वह आवश्यक सावधानी नहीं खो सकता था। किसी भी मामले में बाहरी दुनिया के लिए वह बिना किसी लड़ने की क्षमता वाला एक विद्वान था। वह बिना किसी झिझक के अपनी स्थिति और सामाजिक दायरे में सुधार कर सकता था, लेकिन वह कभी भी अपनी ताकत को उजागर नहीं करेगा। पूर्व केवल लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि साम्राज्य में एक अच्छा विद्वान था और उच्च रैंकिंग वाले लोग इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। यह उसे और भी सुरक्षित बना देगा, लेकिन बाद वाला कुछ लोगों को डर महसूस करा सकता था। इसके अलावा वह तभी अधिक संसाधन प्राप्त कर पाएगा जब उसका सामाजिक दायरा सुधरेगा। छिपना विकास के लिए था, कायरता के कारण नहीं। 136वां प्रयोग विफल। प्रयोगशाला में एकांत ने शांत भाव से फिर से प्रयोगात्मक कचरा फेंक दिया। हालांकि वह विफल रहा, उसे हताशा महसूस नहीं हुई, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसे लगा कि वह पहले चरण को पूरा करने के करीब और करीब आ रहा है। प्रयोग 1 महीने से चल रहा था और वह हर बार विफल रहा था। कोई जल्दी नहीं। एकांत ने बगल से सामग्री का एक नया सेट निकाला और अपना प्रयोग जारी रखा। एक पल के लिए उज्ज्वल बेसमेंट फिर से चुप्पी में गिर गया, केवल एकांत के उपकरण को संचालित करने की आवाज थी। 137वां प्रयोग विफल। 138वां प्रयोग विफल। ... 201वां प्रयोग विफल। ... 301वां प्रयोग सफल। 3 महीने बाद एकांत आखिरकार पहले चरण में सफल रहा। एकांत ने अपने सामने मोटे तौर पर तैयार की गई औषधि को देखा। ये वास्तव में अस्पष्ट रूप से एक लहर उत्सर्जित कर रहा था जो आध्यात्मिक शक्ति के करीब थी। उसे थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ। उसने आखिरकार मूल सूत्र के लिए एक वैकल्पिक प्रयोगात्मक सामग्री ढूंढ ली थी। अगला कदम इन सामग्रियों की तुलना को समायोजित करना और फिर अंत में औषधि को तैयार करना था। जब वह समय आएगा तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ पाएगी। इसमें इतना लंबा समय नहीं लग सकता है। एकांत भी थोड़ा खुश था। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति लगभग 6.3 होनी चाहिए और प्रति वर्ष 0.5 की दर से इसमें 7.4-8 साल लगेंगे। अगर वह औषधि तैयार कर सकता है तो ये समय को बहुत कम कर देगा। हालांकि उसे समय की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन यह उन्नति उसकी बहुत सारी चिंताओं को कम कर देगी। एक बार जब वह एक स्तर 2 शिक्षार्थी अप्रेंटिस बन गया तो उसकी लड़ने की शक्ति फिर से बढ़ जाएगी। उसे महान योद्धाओं के बारे में यकीन नहीं था, लेकिन उससे नीचे कोई भी आसानी से पीटा जाएगा। उसकी जीवित रहने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। उस समय भले ही वह वास्तव में उजागर हो गया हो, उसे इतनी सारी चिंताओं की जरूरत नहीं थी। अधिक से अधिक वह बस भाग जाएगा। अगला दूसरा चरण है जो विस्तृत प्रतिस्थापन है। एकांत ने एक गहरी सांस ली और अपना प्रयोग जारी रखने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जब वह सामग्री लेने गया तो उसे एहसास हुआ कि उसने बिना जाने ही सभी प्रयोगात्मक सामग्रियों का उपयोग कर लिया था। कुछ भी नहीं बचा था। ऐसा लगता है कि मुझे रोहन को फिर से ढूंढना होगा। चूंकि कोई सामग्री नहीं थी, एकांत केवल अन्य काम के साथ आगे बढ़ सका। जहां तक प्रयोग जारी रखने की बात है तो उसे सामग्री के नए बैच के आने का इंतजार करना होगा। क्या अब कोई बैंगनी आइरिस नहीं है? यह एक परिचित कमरा था। एकांत हैरान था। हाँ, रोहन ने सिर हिलाया और असहाय रूप से कहा, तुम्हारी बाकी सभी सामग्री मुझे मिल गई है और मैं तुम्हें उन्हें ढूंढने में मदद कर सकता हूं।
लेकिन मुझे अब वास्तव में बैंगनी आइरिस नहीं मिल सकता है। क्यों? एकांत अभी भी थोड़ा हैरान था। वह आज सामग्री ऑर्डर करने के लिए रोहन के पास आया था, केवल उसे बताया गया कि बैंगनी आइरिस नामक एक सामग्री नहीं मिल सकती है। हालांकि बैंगनी आइरिस औषधियों में सबसे महत्वपूर्ण घटक थे और पूरी तरह से अपरिवर्तनीय थे। अगर उसके पास वास्तव में कोई नहीं था तो उसका औषधि प्रयोग पूरा नहीं हो सकता था। बात यह है, बैंगनी आइरिस केवल रॉक हवेली रॉक मैनर में पाया जा सकता है, जो शहर के बाहर है। ऐसा लगता है कि यह वहां एक अद्वितीय पौधा है और इसे एक बहुत दूर जगह से प्रत्यारोपित किया गया था। कुछ दिन पहले रॉक हवेली ने अचानक उन्हें बेचना बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि वे उन्हें बेचना जारी नहीं रखेंगे, रोहन ने समझाया। ये बकवास है। एकांत ने ठंडी हवा की एक सांस ली। इसका मतलब था कि वह अपना प्रयोग जारी नहीं रख सकता था। मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। ओह, सही है, वह हवेली सरदार एलिना फैमिली परिवार से संबंधित है। क्या तुम सरदार गिमोरी को नहीं जानते? वह एलिना परिवार से बहुत परिचित लगता है। शायद तुम उससे मदद मांग सकते हो, रोहन ने एक सुझाव दिया। जब रोहन ने ये कहा तो एकांत को वास्तव में आधे साल पहले के बॉल की याद आई। क्या एलेक्स एलिना परिवार से संबंधित नहीं था? दुर्भाग्य से उसके पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था और वे दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं थे। दूसरी ओर वह सरदार गिमोरी से अधिक परिचित था और वह वास्तव में उससे मदद प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, रोहन ने माफी मांगी। ये ठीक है, मैं पहले से ही बहुत खुश हूं कि तुम मुझे दूसरों को ढूंढने में मदद कर सकते हो। एकांत मुस्कुराया। उसके पास रोहन को दोषी ठहराने का कोई कारण नहीं था। तो मैं पहले विदा लूंगा। चून की कोई सामग्री नहीं थी, एकांत ने अब और रहने की योजना नहीं बनाई। उसने रोहन को अलविदा कहा और चला गया। घर जाते समय एकांत मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ था। एक अच्छे प्रयोग के लिए विफलता के जोखिम का सामना करना अच्छा नहीं था। मैं केवल सरदार गिमोरी से मदद मांग सकता हूं। एकांत ने इसके बारे में सोचा और जल्द ही घर लौट आया। जब वह आंगन में चला गया तो उसने पाया कि दरवाजे पर मेलबॉक्स में एक पत्र था। एकांत ने इसे खोला और पाया कि यह सरदार गिमोरी की तरफ से था। पत्र में उसे बताया गया था कि बाकी घोड़े अस्तबल में पहुंच गए थे और आशा व्यक्त की थी कि वह वहां जाएगा। भीड़ में मिला हुआ वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति की तरह था। मैं इस अध्याय का अनुवाद भारतीय नामों और स्थानों के साथ पॉकेट नॉवेल की शैली में सामान्य हिंदी में कर सकता हूं। अध्याय 35 बैंगनी आइरिस। अनुवादक एकाकी वृक्ष लोनली ट्री। घोड़े आ गए हैं। मैं इस अवसर का लाभ उठाकर सरदार गिमोरी से भी मिल सकता हूं। एकांत ने पत्र रख लिया। इस दुनिया में संचार का सबसे आम साधन पत्रों के माध्यम से था। सरदार गिमोरी हर महीने कुछ दिनों के लिए मूर हवेली में रहते थे। अगर एकांत को सही याद था तो सरदार कल हवेली में होंगे, तो एकांत को कल ही वहां जाने की जरूरत थी और वह सरदार को देख पाएगा। ये केवल कहा जा सकता था कि घोड़ा सही समय पर आया। मुझे उम्मीद है कि सरदार मेरी मदद कर सकते हैं, एकांत ने सिर हिलाया और कमरे में चला गया। अगर वह वास्तव में सरदार पर भरोसा नहीं कर सकता था तो उसे अन्य चैनलों पर भरोसा करना पड़ सकता है, लेकिन वह बहुत परेशानी भरा होगा और इसमें अज्ञात जोखिम हो सकते हैं। वह हार मान लेना पसंद करेगा। सबसे बुरा परिणाम इसे धीरे धीरे लेना होगा। एजेंसी उसके पास थी। ... अगले दिन एक गाड़ी किराए पर लेने के बाद एकांत मूर हवेली के लिए निकल पड़ा। एकांत को हवेली तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसे हवेली की नौकरानी ने घुड़दौड़ के मैदान की दिशा में ले जाया। ये पिछली बार की तरह ही था, जहां उसे नौकरानी ने घुड़दौड़ के मैदान में ले जाया, अपने पैसे मिले और आखिरकार हवेली द्वारा शहर वापस भेजा गया। चलो पहले घोड़े को प्रशिक्षित करते हैं। सरदार पूरे दिन हवेली में होंगे तो एकांत को कोई जल्दी नहीं थी। उसने सब कुछ खत्म होने के बाद सरदार से मिलने की योजना बनाई। जल्द ही वह घुड़दौड़ के मैदान पर पहुंच गया। ऐसा लगता था कि बाकी सभी घोड़ों को आज यहां भेजा गया था। कुल 30 घोड़े थे। अस्तबल के कर्मचारियों ने घोड़ों को बैचों में बाहर लाया और फिर उन्हें एकांत द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान घुड़दौड़ के मैदान पर घुड़सवार भी एकांत की हरकतों को घूर रहे थे, जैसे कि वे कुछ सीखना चाहते हों। दुर्भाग्य से वे ये भी नहीं समझ पाए कि एकांत ने घोड़े को कैसे प्रशिक्षित किया। एक स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ घुड़सवार। जैसे जैसे उन्होंने घोड़ों को एक एक करके प्रशिक्षित होते देखा, सभी घुड़सवार एक बार फिर एकांत से कायल हो गए। एकांत जब पहुंचा तो सुबह करीब 8 बजे थे और 10 बजे तक उसका मिशन पहले ही पूरा हो चुका था।
हालांकि कई घोड़े थे, एकांत बहुत कुशल था। एकांत अपने जादू को एक क्षेत्र के प्रभाव में डालने के लिए छोटे उतना तेज हो सकता था, लेकिन वह थोड़ा बहुत चौंकाने वाला होगा। ये 3 सोने के सिक्के हैं। हमेशा की तरह नौकरानी ने सोने के सिक्के एकांत को सौंपे और उसे विदा करने वाली थी, लेकिन इस बार एकांत ने उसे रोक दिया और कहा, मैं सरदार से मिलना चाहता हूँ। श्रीमान एकांत, क्या आप सरदार से मिलना चाहते हैं? सरदार इस समय हवेली में है, लेकिन मुझे पहले बटलर को रिपोर्ट करने की जरूरत है और फिर सरदार को सूचित करना होगा। क्या ये ठीक है? नौकरानी भी ये सुनकर थोड़ी हैरान थी। उसने एक पल के लिए हिचकिचाया और कहा, बेशक। एकांत ने सिर हिलाया। फिर नौकरानी एकांत को महल में ले गई, उसे महल के बाहर छोड़ दिया और रिपोर्ट करने के लिए अकेली अंदर चली गई। बहुत जल्दी नौकरानी बाहर आए। एकांत को देखते हुए उसने कहा, सरदार ऊपर हैं, लेकिन वह आपसे मिल नहीं पाएंगे। हालांकि बटलर भी वहां है। आप अंदर जाकर उससे बात कर सकते हैं। मुझसे मिलने में असमर्थ। क्या कुछ हुआ होगा? एकांत ने सिर हिलाया और फिर नौकरानी के पीछे महल में चला गया। लिविंग रूम में एकांत ने बटलर को देखा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके चांदी के बाल थे, झुर्रियों से भरा एक चेहरा था, लेकिन चमकदार आंखें थीं और एक सीधा शरीर था। श्रीमान एकांत, मुझे खेद है। महामहिम सरदार आज कुछ परेशानी में है, तो वह आपसे मिल नहीं पाएंगे। बटलर ने एकांत को अंदर आते देखा और माफी मांगने के लिए उसके पास चला गया। बटलर, हेलेन, क्या हुआ? शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। वह सरदार के बटलर को जानता था, तो उसने विनम्रता से पूछा। कुछ हुआ तो था, लेकिन आप मदद नहीं कर पाएंगे। बटलर ने सिर हिलाया और आह भरी। आपने मुझे अभी तक बताया नहीं है, तो आपको कैसे पता कि मैं मदद नहीं कर सकता? एकांत मुस्कुराया। ठीक है, चूंकि तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। बटलर अब एकांत से अधिक परिचित था, तो उसने सिर हिलाया और सरदार की परेशानियों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। सरदार गिमोरी एक महान योद्धा, ग्रैंड नाइट थे और वह अपने योगदान के कारण एक रईस बन गए थे। एक रईस बनने के बाद सरदार गिमोरी ने भी अधिक पैसा कमाने के लिए व्यवसायों में निवेश करना शुरू कर दी। या जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ा, उन्हें स्वाभाविक रूप से एक बड़े समर्थक की जरूरत थी। गिमोरी परिवार को एलिना परिवार का समर्थन प्राप्त था। हालांकि कुछ दिन पहले मार्क्वेस एलिना को अचानक जहर दे दिया गया था और वह कोमा में गिर गए थे। पूरे मार्क्वेस का परिवार अराजकता में गिर गया था। स्वाभाविक रूप से गिमोरी परिवार, जिसे मार्क्वेस का समर्थन प्राप्त था, भी बहुत प्रभावित हुआ था। सरदार गिमोरी भी इससे बहुत परेशान थे। मार्क्वेस को जहर दिया गया था। एकांत ने एक पल में बहुत कुछ समझ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि रॉक हवेली ने बैंगनी आइरिस बेचना बंद कर दिया था। पता चला कि मार्क्वेस को जहर दिया गया था। जब मार्क्वेस मर जाएगा और एक नया मार्क्वेस पदभार संभालेगा, तो बैंगनी आइरिस शायद फिर से बेचे जाएंगे। एकांत का दिल शांत था। जहां तक मार्क्वेस की मौत की बात है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि बटलर के अगले शब्दों ने तुरंत एकांत की भावनाओं को फिर से उत्तेजित कर दिया। उसने आह भरी और कहा, मैंने सुना है कि जब मार्क्वेस रॉक हवेली की गश्त कर रहे थे तो उन्हें जहर दिया गया था। मुझे नहीं पता कि हवेली में क्या है। मैंने सुना है कि रॉक हवेली बंद हो रही है। यह अफसोस की बात है कि अंदर की फसलें नष्ट हो गई होंगी। एकांत की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे हो सकता है? अगर वह सच था, तो क्या भविष्य में कोई और बैंगनी आइरिस नहीं होगा? एकांत ने विचार किया। उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। बटलर भी बहुत उदास था। सरदार एकांत के प्रति दयालु थे और अगर गिमोरी परिवार के हितों को नुकसान पहुंचा, तो वह बड़ी ही निश्चित रूप से प्रभावित होगा। लेकिन वह क्या कर सकता था? शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूं। बटलर ने अपना सिर उठाया और एकांत को देखा। अध्ययन कक्ष में सरदार गिमोरी एक कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने वे विभिन्न समस्याएं थीं जो परिवार ने हाल ही में सामना की थीं। जब से मार्क्वेस को जहर दिया गया था, परिवार का व्यवसाय एक के बाद एक प्रभावित हुआ था। वह बहुत परेशान था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। साम्राज्य के कई प्रसिद्ध चिकित्सक और रहस्यवादी मिस्टेक्स मार्क्वेस के घर में जहर को दूर करने की कोशिश करने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी। वे केवल जहर को फैलने से रोक सकते थे। पहले वह भी जहर को दूर करने में मदद करने के लिए किसी को ढूंढना चाहता था। अगर वह सफल हो जाता, तो मार्क्वेस के सामने उसका एक उच्च दर्जा होता। हालांकि चारों ओर देखने के बाद वह उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाया।
आखिरकार साम्राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सक या तो रहस्यवादी अकादमी या महल में थे। शायद मुझे अपने कुछ व्यवसाय को छोड़ देना चाहिए। अगर मार्क्वेस वास्तव में मर गया था तो उसे भविष्य के बारे में सोचना होगा। एलेक्स, मार्क्वेस परिवार का सबसे बड़ा बेटा, उस बड़े परिवार को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं रख सकता। जब समय आएगा तो मार्क्वेस की पत्नी प्रभारी लेने में मदद कर सकती है, लेकिन वह और मार्क्वेस की पत्नी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते थे। चलो पहले व्यवसाय वापस लेते हैं। सरदार गिमोरी बैठ गए और सोचने लगे। उसी समय दरवाजे पर एक दस्तक हुई। अंदर आओ। सरदार थोड़ा भ्रमित था। क्या उसने बटलर को दूसरों को बाहर रखने के लिए नहीं कहा था? दरवाजा खुला और बटलर अंदर चला गया। उसने सरदार को देखा और कहा, महामहिम, कोई आपसे मिलना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। सरदार गिमोरी ने देखा और उसी समय एकांत उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। सरदार को देखते हुए वह मुस्कुराया और कहा, मेरे प्रभु, मैंने सुना है कि आप हाल ही में कुछ परेशानी में हैं। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ।